बलूचिस्तान की आजादी का बड़ा ऐलान। राजधानी दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास। यूएन से मिलेगी एक अलग राष्ट्र की मान्यता। विश्व नक्शे में बलूचिस्तान का उगता सूरज। अब नहीं तो फिर कब? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य सुमिताचार्य जी। सुमिताचार्य जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रख पाता हूँ भगवान की कृपा से। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। 22 अप्रैल के दिन जो कुछ भी हुआ पहलगाम आतंकी हमले में, फाइनली उसका बदला तो लिया जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के चलते, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस ऑपरेशन से सबक नहीं सीख पाया, जिसके चलते पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के चलते भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वार पलटवार के बीच एक दूसरे पर मिसाइल अटैक किए जा रहे, ड्रोन हमले किए जा रहे, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कह सकते कि क्रैश किया जा रहा है। और जब भारत पाकिस्तान के बीच इस तरह के गंभीर जो माहौल बना हुआ है, इसी माहौल के बीच बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बलूचिस्तान जो कि अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रांतों में से एक आता है, वहीं बलूचिस्तान इस वक्त आज़ादी की मांग कर रहा है और जो विद्रोह की जो चिंगारी है वो अब ज्वाला बन चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या यही ज्वाला इस मौके पर फूट पड़ेगी? क्या यही ज्वाला बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल इस समय बलूचिस्तान का भविष्य क्या कहता है? अगर अब नहीं तो फिर कब बलूचिस्तान खुद को आजाद कर पाएगा पाकिस्तान से? सुमिताचार्य जी, आपको क्या लगता है? आज मैं जानना चाहूंगी ओवरऑल बलूचिस्तान की कुंडली क्या कहती है, उसकी ग्रह दशाएं कब सुधरेंगी? देखिए, जो ये 2025 है, इसके साथ ही जो संवत शुरू हुआ है उसे 2082 यानी कि कालयुक्त संवत और सिद्धार्थ संवत कहा गया है। शक में कालयुक्त है, सिद्धार्थ संवत अभी शुरू हुआ है। और ये जो सिद्धार्थ संवत का फल मिलने वाला है, इसमें जो दक्षिण पश्चिम देश जितने हैं वहां पर बहुत ही जबरदस्त आक्रोश का वातावरण पूरे वर्ष ही बना रहेगा। मैंने हर महीना का एक विशेष रूप से अध्ययन किया है और मैंने देखा कि पूरे रूप से इधर इस प्रकार की आक्रोश वाली गतिविधियां बनी रहेंगी। ये बिल्कुल कहना ठीक है कि बलूचिस्तान ने मौके का बहुत ही अच्छा लाभ उठाते हुए गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मार दिया है और उसने पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में वो उभरे। लेकिन उसकी जो रणनीति है इसको लेकर के वो अभी सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है इस वर्ष। लेकिन उनका ये जो पहला जो पग उन्होंने रखा है वो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट के तरफ उनको लेकर के जाएगा। लेकिन अभी स्वतंत्रता नहीं आएगी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ वो बढ़ने वाले हैं। जी सुमी जी, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रांतों में से एक बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। सबसे ज्यादा खनिज की खदानें वहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान की आधी से ज्यादा या कि 70% आबादी अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। बलूचिस्तान में गरीबी है, बेरोजगारी है और सेना के जो टॉप पदों पर बलोच लोगों की नियुक्ति कभी भी नहीं होती। तो हमेशा से 75 सालों से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपने लिए आज़ादी की मांग इन्हीं कारणों के चलते करता है, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ बलूच लोगों के साथ पाकिस्तानी एक भेदभाव करते आए हैं। और अब आलम यह है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है मीर यार बलूच, उन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र से ये अपील की है कि आप अपने शांति रक्षक हमारे यहाँ भेजें, जो शांति रक्षक जो बल है, जो फोर्स है, वो यहाँ भेजें। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से भी ऐसे मौके पर मदद मांगिए कि भाई आप सामने आए, हमें हमारी आजादी दिलाने में मदद करें। भारत इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा वो तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन सुमिताचार्य जी, आपको क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन किस प्रकार से बलूचिस्तान की मदद के लिए आगे आएगा? ये मई से जून का जो समय है, जो पूरा 28 मई के बाद जो समय आ रहा है, 24 जून तक का जो समय है, उसमें संयुक्त राष्ट्र के तरफ से बलूचिस्तान के लिए बढ़िया फैसले लिए जाएंगे, पाकिस्तान के विरोध में फैसले लिए जाएंगे और साथ में जो
अरब आदि जो देश हैं, मध्य के जो देश हैं, वहां पर वहां के खिलाफ कुछ फैसले यूएस के द्वारा लिए जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिए जाएंगे। इस प्रकार का संयोग अभी बनता हुआ दिख रहा है। यही अगला महीना, ये जो 28 मई से लेकर के 26 जून तक का समय है। आलम ये कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये उसकी कोशिश रही है कि हमेशा से उसने आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी, उस पर अटैक किया है। घटनाएं बहुत सारी है और इन्हीं घटनाओं में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने 43 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की, 18 अर्धसैनिक बल मारे गए 1 फरवरी को। फिर 12 मार्च को जब अटैक हुआ, ट्रेन हाईजैक हुआ, तो 200 सैनिक क्योंकि हत्या तब हुई। फिर 16 मार्च को बस पर हमला किया बलूच आर्मी लिबरेशन, तो उस समय 90 सैनिक मारे गए। फिर 6 सैनिकों को फिर से मारा गया। हाल फिलहाल में 12 सैनिकों की अभी एक ब्लास्ट में जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके जवान फिर से मारे गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है जो बैक टू बैक इस तरह से ब्लास्ट कर रही है बलूचिस्तान में और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को इस तरह से चोट पहुंचा रही है, तो क्या ये समय है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी के आगे जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है? देखिए, ऐसे देखा जाए तो देवी भागवत में प्रसंग आता है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसा पाकिस्तान ने कर्म किया है उसी प्रकार का उसे फल चारों तरफ से मिल रहा है। आप देखिएगा कि चारों तरफ से पाकिस्तान धीरे धीरे घिरता जा रहा है। चाहे उसने अपना जो बलूचिस्तान करके जो अपना प्रांत बनाने का प्रयास किया, वो भी देखिए अब कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत से भी पाकिस्तान कमजोर पड़ता जा रहा है, युद्ध की जो प्रभाव वो बना रहा है, और साथ में अमेरिका के साथ भी संबंध अपने खराब करता जा रहा है। तो हर तरफ से, जैसे आप समझिए कि एक मुर्दे के भांति पाकिस्तान अब लेट गया है और उसे नाना प्रकार से चील, कौवे, गिद्ध सब नोच नोच करके खाएंगे। कोई बहुत ही खास हमारे देश की मित्रता तो बलूचिस्तान से नहीं रही पहले, लेकिन अब देखिए किस प्रकार से गिद्धों की तरह वो आकर के आक्रमण कर करके पाकिस्तान को नोच नोच करके खा रहे हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि भाई पीओके की वापसी कब होगी, लेकिन इस वक्त जो देश का जो माहौल बना हुआ है उसे देखते मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्मिताचार्य जी कि क्या पीओके से पहले बलूचिस्तान की बारी आ जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जहां तक मैंने अभी शुरुआत में वीडियो के बताया था कि बलूचिस्तान अभी जिस प्रकार का प्रयास करेगा अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए, वो प्रयास तो अभी उसका सफल नहीं होने वाला है। लेकिन जो कदम उसने बढ़ा दिया है वो आगे जाकर के निश्चित है कि पीओके से पहले वो संपन्न होकर के रहेगा। आप यहाँ बात करें कि बलूचिस्तान अपने आप को खुद को एक स्वतंत्र देश बनाने का प्रयास करेगा और इस प्रयास में कामयाब हो सकता है, लेकिन हम अक्सर अपनी किताबों में जो एक अखंड भारत के बारे में बात करते आए, पढ़ते आए हैं, मैं उस दृष्टि से आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बलूचिस्तान को हम अखंड भारत वाले सपने में देख सकते हैं क्या कभी भविष्य में? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अखंड भारत का जो सपना है उसे तो हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। हर किसी को उसके लिए अथक प्रयास करना चाहिए। यानी कि आप ये मानते हैं कि अखंड भारत एक थ्योरी नहीं है, एक सपना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है भविष्य की? अखंड भारत हमारा इतिहास था और हमारा भविष्य भी होने वाला है। अखंड भारत हम लोग सभी मिलकर के निर्माण करेंगे तो निश्चित ही निर्माण होगा, क्योंकि भारत का जो नींव है वो इजराइल, इराक सब जगह तक रखा जा चुका है और मंगोल आदि प्रांतों तक भी भारत फैला हुआ था। हमारा इंडोनेशिया आदि सब जगह तक भारत फैला हुआ था। धीरे धीरे सब हम लोग पकड़ेंगे जी। और इस अखंड भारत का हिस्सा क्या हमें बलूचिस्तान वापस मिल पाएगा? निश्चित मिलेगा। शाम, दाम, दंड, भेद जो भी लगाना पड़े हम लगाएंगे और निश्चित ही उसे वापस से पा करके रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से सैन्य गतिविधि देखने के लिए मिल रही है उस सैन्य गतिविधि का हमें भी लाभ उठाना चाहिए। बलूचिस्तान को अभी तत्काल सपोर्ट करते हुए हमें पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, तो निश्चित ही बलूचिस्तान हमारा ही भाग बनेगा। सुमी जी, देखिए, आपके साथ मैंने कई दफा पीएम मोदी की कुंडली का विश्लेषण किया है और आपने बहुत ही बारीकी से पीएम मोदी की क्या ग्रह नक्षत्र हैं, आप ही ने बताया कि भाई काल सर्प दोष भी बना हुआ है, विष योग भी बना हुआ है, तो कुछ शुभ योग के साथ अशुभ योग का साया भी पीएम मोदी की कुंडली में हमेशा रहा है। हम बात हमेशा मोदी जी की कुंडली का इसलिए करते आए क्योंकि जब बात भारत की आती तो भारत के नेतृत्व के भविष्य को देखा जाता है, जो कि इस वक्त पीएम मोदी के हाथ में है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि बलूचिस्तान ने विश्व पटल पर जब जब खुद के लिए आवाज उठाई है, भारत से मदद की गुहार लगाई है, तो कभी भारत सामने आके एक्शन मोड में नहीं दिखा बलूचिस्तान को लेकर। भले पर्दे के पीछे जो भी कुछ करता वो एक अलग बात है। और इस बार भी बलूचिस्तान इस बात की
इजाजत मांग रहा है कि मोदी सरकार जी नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत उन्हें दे। तो क्या लगता है ये जो जी मांगे हैं बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में उनकी सहायता, क्या आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है पीएम मोदी के लिए सामने आकर लड़ने के लिए, वो भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए? देखिए, भारत जगत जननी है। भगवती के रूप में हम भारत माता की पूजा करते हैं। और जिस प्रकार से नदियां बहाव में बहती हैं, गंगा नदी बहाव में बहती है और नाना प्रकार की छोटी छोटी धाराएं जब आकर के उसमें मिल जाती हैं तो वो भी गंगा बन जाती हैं। और एक बड़ा अच्छा अवसर है कि बलूचिस्तान जैसा भी जो देश है, अगर भारत से गुहार लगा रहा है तो निश्चित ही भारत को सपोर्ट करना चाहिए। इतिहास में भी ऐसा होता रहा है। आप यदि रेफरेंस के तौर पर अगर आप स्वामी विवेकानंद का आप शिकागो का भाषण देखेंगे तो जी। उसमें उन्होंने कई सारा इस प्रकार से उदाहरण दिया कि किस प्रकार से इराकियों को और आदि जो देश के जितने लोग वहां से भगाए गए, तुर्कों को आदि को भारत ने कई बार पनाह दी है इतिहास में। और अभी भी ये भारत इस बात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कहा गया है कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो भारत जो है वो माता है, और माता के सानिध्य में अगर कोई आना चाहता है तो उसे बिल्कुल ही आने देना चाहिए और हर रूप से उसकी सेवा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत का अभिन्न भाग ही है। उसे हम आज अलग देख रहे हैं तभी वो बॉर्डर बन जा रहा है, लेकिन अगर उसे अभिन्न भाग के रूप में देखेंगे तो बलूचिस्तान भी भारत का ही वो भाग है जो हमसे भी छूटा है, और वापस उसे लेकर के आना है। क्योंकि हम सपना देख रहे हैं अखंड भारत का। हम तोड़ तोड़ करके भारत को तोड़ना नहीं चाहते, तोड़ तोड़ करके नए नए देशों की रचना नहीं करना चाहते हैं। जी, आपने कहा कि सनातन इस बात की जी, अनुमति नहीं देता। जी बिल्कुल। आपने यहाँ जी बात की भारत माता की, और भारत माता की बात सुनकर मुझे याद आया कि हमारा जो ये ऑपरेशन रखा गया, इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और सिंदूर कहीं ना कहीं मातृ शक्ति को या देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ बात जी करूँ मैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ हिंगलाज देवी माता का धाम भी इसी बलूचिस्तान में मौजूद है। और यही जी कारण है, कहा जाता है कि उस हिंगलाज देवी जो शक्तिपीठ है उसको कई बार ध्वस्त करने के लिए, एक तरह से हटाने के लिए पाकिस्तान आर्मी या कट्टरपंथी ताकतों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए। यही हिंगलाज माता जी का जो ये धाम है, ये नाथ संप्रदाय जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते, वो इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। और ऐसे समय जी में जब देश का संत समाज जो ज्योतिष है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर से एक तरह से शक्ति जागृत हो चुकी है, तो क्या हम ये जी समझे कि यही शक्ति हिंगलाज माता का जो धाम है वहां पे भी यही शक्ति जागृत होगी है, और यही हिंगलाज माता के चौखट से ही बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने का रास्ता निकलेगा? देखिए, कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, माता तो सबके प्रति करुणा भाव रखती है। इसीलिए बलूचिस्तान में भी माता का वास रहा। लेकिन जहां तक अभी जिस प्रकार का अराजक तत्व बढ़ने लगे और जिस प्रकार की स्थितियां उन्होंने बनाने लगी, लोगों का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास जो पाकिस्तान आदि ने किया है, तो उसका फल स्वरूप प्रभाव यही है कि वो टिक नहीं पाएंगे। और उसी का जो उपद्रव उन्होंने मचाया है, उसी का प्रभाव ये दिख रहा है। आपने देखा होगा कि रावण ने भी मां भगवती को अपने लंका में स्थान दिया था, लेकिन हनुमान जी ने जब लंका को ध्वस्त किया तो मां भगवती वहां से फिर जाकर के चली गई, तभी जाकर के रावण का संहार हो पाया। ऐसा आपको देवी भागवत में देखने के लिए ये वाला जो वर्णन है वो आपको मिलता है। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि ये जितने अराजक तत्व हैं, कहते हैं ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेह नश्यंती दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। तो जिसके तो जहां पे मां भगवती स्वयं उपस्थित हो, वहां पर इतने सारे अराजक तत्व उपस्थित कैसे रह सकते हैं? जब तक मां की वहां पर आज्ञा है तब तक वो वहां पर जीवित हैं, और अन्यथा उनका विनाश और सर्वनाश संभव है और होके रहेगा। बस जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहूंगी, एक सेंटेंस में बलूचिस्तान के अलग होने का टाइम पीरियड बता दीजिए। देखिए, 2025 के बाद इस प्रकार की स्थिति बन रही है। ये जो हमारा सनवत चल रहा है 2082 का, वो सनवत के बाद ऐसी स्थिति बनने वाली है। एक और मैं छोटा सा प्रिडिक्शन आपको देना चाहूंगा कि अक्टूबर का जो महीना आने वाला है उसमें भारत का पूर्वोत्तर भाग और पूर्वी भाग, जैसे कि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में खास करके हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा होगी। इसके साथ ही हमारा जो दक्षिणी जो समुद्र का भाग है वहां पर चक्रवात की स्थितियां बनेंगी। और अभी आने वाला जून और जुलाई का जो समय है, इसमें पूर्वोत्तर जो समुद्र है जैसे अरब सागर वगैरह, यहाँ पर चक्रवात की स्थितियां बनेंगी।
भारत में थोड़ा सा मैं एक बार वर्षा के विकल्प पर भी थोड़ा बात करना चाहूंगा कि भारत के मध्य में इस बार वर्षा अधिक होने के कारण फसलों का नुकसान होगा और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा सा वर्षा में गिरावट आने वाला है। और इसके साथ ही हमारा चाइना और रशिया, इन दो देशों में भूकंप आएगा अक्टूबर और नवंबर का महीना में, और इस भूकंप में काफी ज्यादा उधर क्षति होगी। चीन एक बार और हमारे साथ युद्ध का प्रस्ताव रखेगा, युद्ध के प्रकल्प बनाएगा। जो हमारा भारत का पूर्वी उत्तरी पश्चिमी जो बॉर्डर है, वहां पे तिब्बत आदि का जो बॉर्डर है, वहां पर आप देखेंगे कि चीन के साथ वापस से मुठभेड़ भारत की शुरू होने वाली है। ये होगा अगस्त के बाद, यानी साल का जो दूसरा प्रार्ध है उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार की सारी परिस्थितियां, चीन के साथ भी टेंशन बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा वर्ष जाने वाला है एक प्रकार से संघर्षपूर्ण रहने वाला है, सैन्य गतिविधियां होने वाली हैं। लेकिन एक बड़ा ही पॉजिटिव बात इस बार दिखने वाला है भारत में कि जितने भी राज्य सरकारें हैं वो सभी केंद्र सरकार के समर्थन में आ जाएंगी। और ये काफी पुराने इतिहास में कभी हुआ नहीं कि सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार के समर्थन में खड़े हों, लेकिन इस बार इस वर्ष ये वाला जो संगठीकरण वाला जो प्रकल्प है ये देखने के लिए हमें मिलेगा। जी, सुमिताचार्य जी, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और हमें आने वाले कल की पिक्चर दिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।